नमस्कार। चुनाव में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो ये कि कौन जनता से कौन से वादे कर रहा है, क्या क्या वादे कर रहा है और जो वर्तमान सरकार है उसने पिछली बार किए हुए किन वादों को हकीकत में तब्दील किया, उनको पूरा किया। और इस बार भी जब हम तेलंगाना में बैठे हैं और हैदराबाद में, राजधानी में हम बात कर रहे हैं, तो चाहे वो बीआरएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी के अपने अपने वादे उनके मैनिफेस्टो के जरिए सामने आए हैं और उसको लेकर जनता में चर्चा भी हो रही है कि किसके वादे में कितना दम है। हालांकि जनता इसका फैसला तो 30 तारीख को करेगी, लेकिन जरा हकीकत क्या है और पहले में अब में जो बदलाव आया है मैनिफेस्टो में, पिछले चुनाव से लेकर अब तक नए नए इरादे लेकर जो पार्टियां सामने आ रही हैं, उनकी हकीकत जानने के लिए हम जरा इस पैनल की शुरुआत करते हैं। बेहद ही खास मेहमान इस पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर टी.आर. श्रीनिवास जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठे हैं, उनके मैनिफेस्टो पर बात करेंगे। बीजेपी के पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जफर जावेद जी हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और साथ में जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है, एक अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कांग्रेस ने एक अपना घोषणा पत्र दिया है, उसको लेकर तैयार करने में जो भूमिका रही इनकी रही। बहुत खास मेहमान। इसके अलावा हमारे साथ एक आवाज और है जो कि एनालिसिस करेंगे कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं उनकी बात में कितना दम है। हमारे साथ प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इस्लाम उद्दीन मुजाहिद जी मौजूद हैं जो कि बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत जरा, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर इस बार नए सिरे से बात हो रही है। श्रीनिवास जी, बीजेपी ने एक तरीके से वादे तो बहुत सारे किए, लेकिन ओबीसी पर सबसे ज्यादा जोर रहा। तो ये जो जाति और तमाम ऐसी चीजें बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई है 48 पन्नों के, उसकी क्या खासियत है? देखिए, हमारा मानना है वादे वही करो जो निभा सके, और वादे वही करो जो उस प्रदेश के लिए अनुकूल हो। हम उसी बात पर विश्वास करते हैं कि जब तक तेलंगाना का विकास ठीक तरह से नहीं होगा, हर जाति के साथ, हर वर्ग के साथ, देश का विकास उतना नहीं होगा। तो अब की बार जो हमारे प्रधान सेवक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो आइडेंटिफाई किया है, एक बीसी मुख्यमंत्री जो हमने घोषणा की है यहाँ पे, वो बहुत निर्णायक है। और हमने जो वादा किया है हम वो निभा के रहेंगे। अगर आप देखें जो मौजूदा सरकार ने घोषणा की थी दलित मुख्यमंत्री का 2014 में, अभी तक उसका तो पूर्ण नहीं हुआ। मगर हमारा पूरा विश्वास है जब हम सत्ता में आएंगे यहाँ बीसी मुख्यमंत्री होगा और दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम एड्रेस करेंगे। और जो SC ST BC का जो रिजर्वेशन का मामला है उसको भी एड्रेस करके, और जो ये धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन होता है, हमारा ये मानना भारत संविधान के तहत हर कोई हिंदुस्तानी एक है, उसमें कोई धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम वो जो 4% जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है उसको निकाल के BC SC ST में हम बांटेंगे। ओके। और यही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। ठीक है। नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, वादे भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब अब बात मुख्यमंत्री और ओबीसी और जाति के आधार पर हो रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो इंदिरा गांधी के समय की याद दिला रही हैं। लेकिन आपकी तरफ से ना तो दलित कार्ड खेला जा रहा है, ना ओबीसी। अलग राज्यों में तो बात हो रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी क्या वजह है, जावेद जी? जब आप घोषणा पत्र की बात किए, हाँ, तो कांग्रेस एक ही पार्टी है जो महिला डिक्लेरेशन रखी, युवा डिक्लेरेशन रखी, BC डिक्लेरेशन रखी, ST डिक्लेरेशन रखी और फिर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन रखी। तो ये सारे वर्गों को साथ लेकर चलने का जो है लक्ष्य सिर्फ कांग्रेस का है। तो उस पर कोई दो राय हो नहीं सकती कि अगर कोई भारत में इंक्लूसिव पार्टी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस है। किस आधार पर? इन्हें सब हर चीज, अगर ऐसी बात होती तो आपने अभी खुद ही कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से घोषणा पत्र, तो फिर उस वो लाने की क्या जरूरत आन पड़ी कांग्रेस को? नहीं, देखिए
हर जो है सेक्शन की, हर वर्ग की कंसर्न्स होते हैं, उनके जो है चैलेंजेस होते हैं, तो उस चैलेंज को हम एड्रेस कर रहे हैं कि अगर जो है आपके लिए पढ़ाई में हम ये करेंगे, आपके स्किल डेवलपमेंट में ये करेंगे, तो जो है रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। ओके, मैं इस्लाम जी के पास जाऊं, लेकिन क्योंकि आपने ऐसी बात कर दी है, इस पर एक क्विक रिएक्शन श्रीनिवास जी से, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात की गई है और आपके मैनिफेस्टो में उनको और अधिकार देने की बात है, तो दोनों में इतना ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। जाफर साहब ने जो बोला, हम ये लाए वो लाए, हमने ये बात की, भाई हम संकर रखते थे, हम करके दिखाएंगे। सबसे पहला वादा 370 हटाया, दूसरा हमने ट्रिपल तलाक हटाया, तीसरा ये महिला आरक्षण लेके आए हमने बोला नहीं, हमने वादा नहीं कि हम करके दिखाएं, और जो हम बोलते हैं करके दिखाते हैं। ये हमारा, और हमारे पे बहुत तंज कसे थे कांग्रेस के हमारे बहुत मित्रों ने, मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। हम मंदिर भी बन गया, तारीख भी आ गई। ये तेलंगाना में इशू है। मैं ये कांग्रेस की घोषणा के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस जो, मैं ये मेटाफर की तरह मैं बता रहा हूं, ये हमने जो राष्ट्र लेवल पे किया है और जो हमने घोषणा जो स्टेट लेवल पे किया है तेलंगाना में, हमारा दृढ़ संकल्प है, हम करके दिखाएंगे जी। मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं कि 2014 में आप कहे कि जो है 2 करोड़ जॉब्स हर साल क्रिएट करेंगे, 15 लाख हर भारतीय के अकाउंट में आएगा, विदेश से जो है काला धन लेके आएंगे, और आप जो है इतनी ज़ोर से कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो करके बताएंगे। मैं आपको कहता हूँ कांग्रेस क्या, तेलंगाना के हमने कहा कि जो है हम सेपरेट तेलंगाना देंगे। कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता था कि सेपरेट तेलंगाना से जो है कांग्रेस को आंध्रा में नुकसान होगा। हाँ। और होकर रहा, आज हमारा एक एमएलए नहीं है आंध्रा में, एक एमपी नहीं है आंध्रा में, मगर ये पूरे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को हम जो है बाजू हटाकर हमने कहा कि घोषणा पत्र में हमने जो है आंध्र प्रदेश की जनता से हमने वायदा किया था कि हम आप सेपरेट तेलंगाना देंगे, हम जो है दे के रहे। तो जो है यहाँ पर ग्लेरिंग यानी 2 करोड़ क्या साहब 2 लाख जॉब्स नहीं क्रिएट हुए। काला धन कहाँ है, वो एक लिस्ट निकली थी, उसके बाद में वो लिस्ट जो गायब हुई तो आज तक गुम है। 15 लाख के अकाउंट के अंदर तो जो है लोग तरस जा रहे हैं कि जो है यानी 5,000 भी अगर आ गए वो अकाउंट में तो जो है मोदी जी की तस्वीर रखेंगे और पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे। तो ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो जो है मैं आपको सुना दिया सेपरेट तेलंगाना का। इस्लाम जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन इस्लाम जी इस बात को जरा खत्म कर लेते हैं यहीं पर। ये सेपरेट तेलंगाना का क्रेडिट इनको जाना चाहिए या केसीआर को जाना चाहिए? वो कह रहे हैं कि उन्होंने खून पसीना लगा दिया अलग करने में, ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। ये किसने किया, किसको क्रेडिट मिलना चाहिए? असल तेलंगाना का जो सेंटीमेंट है वो तो 1969 से चल रहा था। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा मूवमेंट चला था जब यहाँ पर चन्ना रेड्डी साहब थे और उन्होंने पूरे स्टूडेंट्स को लिया साथ में। लेकिन बाद में जो है ना कुछ ऐसे आ गए हैं इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट लोगों के, और वो मूवमेंट खत्म हो गया। लेकिन बाद में जो मूवमेंट शुरू हुआ, इसका क्रेडिट ना केसीआर साहब को जाता है ना कांग्रेस पार्टी को जाता है, इसका तो स्टूडेंट्स को जाता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो सबसे पहले जो इसको पे प्रोटेस्ट किए हैं। आप देखते हैं कि पूरा उनका एकेडमिक कैरियर उनका जो है ना मुतासिर हुआ है, और उसके बाद जो है सो तेलंगाना के लिए एम्प्लॉइज़ ने भी अपना योगदान दिया है। और इसी तरीके से सारा जितना हमारी सोसाइटी के जितने मेंबर्स है, क्योंकि हम देख रहे थे कि फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स जिस किस्म के इनके साथ इंजस्टिस हुआ है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में होने दिए, एजुकेशन में होने दीजिए, गवर्नमेंट जॉब्स में होने दीजिए, तो ये तो तेलंगाना तो इट वाज ए स्ट्रगल बाय ऑल द पीपल ऑफ द रीजन। मतलब इसमें राजनेताओं का कोई रोल नहीं है? इसमें राजनेता बाद में कूदे हैं। ओके, बाद में कूदे हैं राजनेता, और उसमें केसीआर साहब ने एक उसको लीड लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जेईसी बनाया गया था, जॉइंट एक्शन कमेटी, प्रोफेसर कोदंडराम साहब, ही वाज ए प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उससे पहले आप जाएंगे प्रोफेसर जयशंकर साहब, उन्होंने जो है ना बताया कि भाई तेलंगाना में क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पर किस तरीके का फायदा हो सकता है अगर हम सेपरेट करेंगे इसको। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे जब ये आंध्र प्रदेश बन रहा था
तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था लाल बहादुर स्टेडियम में? उन्होंने कहा था कि ये शादी हो रही है, अगर दोनों में नहीं निभेगा तो हम इसको अलग कर देंगे, तेलंगाना को और आंध्रा को। तो उसको अलग करने के लिए 60 ईयर्स लग गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब कांग्रेस को उसका क्रेडिट जाएगा पूरी तरीके से, इसलिए कि कांग्रेस तो आखिरी वक्त तक इसकी मुखालिफत करती रही, उसको जैसे देने के तैयार नहीं हुई। इस वास्ते बाद में ये मूवमेंट जब पब्लिक मूवमेंट बन गया तो उसके बाद कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा और सोनिया गांधी ने यस कहा, और उसके बाद चंद्रशेखर राव साहब ने खुद वहां पर यह कहा कि भाई हम ये करेंगे। यकीनन अब बीजेपी बाद में काकीनाडा रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, लेकिन ये सब स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज के होने के बाद, एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रोड पे आने के बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज आए और उसके बाद जो है ना ये हकीकत बन सका। श्रीनिवास जी, आप कुछ रिएक्शन? देखिए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, आप बिल लेके आइए, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी की नंबर्स थे, हमने सपोर्ट किया, उसके बिना नहीं आया। हमारी मंशा थी तेलंगाना लेके आने की, और सुषमा मतलब कांग्रेस का कोई रोल नहीं है? कांग्रेस आखिरी वक्त सरकार टाल तो रहे उनकी थे। भी थी। कांग्रेस आखिरी वक्त टाल रहे थे। राजशेखर रेड्डी साहब उस टाइम पे अगर चाहते तो उस टाइम ला सकते थे, क्यों नहीं लाए 2 टर्म में? मैं यही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये तो आप तो रेजोल्यूशन पास कर लिए, लेकिन आपने उसके लिए कोई जो है बनाया क्या रोड मैप? उस रोड मैप के बुनियाद पर आप जो है आगे बढ़े क्या? कोई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके प्रोटेस्ट किया आपने? कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई। एक कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके अंदर मैंने कहा ना कि काकीनाडा में बीजेपी का जब हुआ है तो उसके अंदर आपने ये पेश किया कि भाई वी वांट तेलंगाना, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है ना कोई मूवमेंट आप चलाए क्या वहां पर? मतलब इनका कहना है कि जैसे केसीआर दिखाई देते थे नॉर्थ ब्लॉक के आगे धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी का कौन? वो एक रीजनल लीडर थे। सरकार थी, सेंटर में किसकी सरकार थी? यूपीए 1, यूपीए 2 क्यों नहीं किया उस टाइम पे? यूपीए 1 में क्यों नहीं लेके आए? मैं यही ये तो पूछना बात चाहता आप सुषमा स्वराज की बात तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल से बेहतरी से आप ही दे पाएंगे जावेद जी। मुझे ताजुब हो रहा है आपके स्टैंड के ऊपर। केसीआर के जो है इन्यूमरेबल वीडियो क्लिप्स हैं, स्पीचेस हैं कि जो है सारा श्रेय उन्होंने सोनिया गांधी जी को दिया। वो कहा कि जो है सोनिया गांधी अगर ना होती तो तेलंगाना ना बनता। नहीं, लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं आप? अब नहीं कह रहे वो ऐसा, अब किसी रैली में उनकी ये बात नहीं आ रही। नहीं, वो एक पॉलिटिशियन थे, और वो पॉलिटिशियन होने के नाते उन्होंने ये बात जब ऐलान उन्होंने कर दिया तो एक शुक्रिया के तौर पर उन्होंने उसको कहा। अरे उन सारे परिवार, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन सोनिया गांधी के मकान लेके गए 10 जनपद के ऊपर जाकर जो है वहां पे बोले कि जो है हम तेलंगाना के तरफ से हम आपका आभार प्रकट करते हैं, और जो है हम चाह रहे हैं कि जो है तेलंगाना TRS कांग्रेस में मर्ज हो जाए। वहां तक बात हुई। अगर आप लोग इसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे तो अगर कोई सीनियर लोग हैं तो जो है आप लोग हाथ उठाएंगे कि जो है ये हुआ नहीं हुआ या हम गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये तो रुके। अच्छा, इसमें भी दो, एक मिनट, ये दो अलग अलग वर्जन है। सोनिया गांधी कहती हैं कि एक तरीके से मर्जर की बात हो गई थी। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए में आने की पूरी तरीके से बात हो गई थी। तो ये केसीआर की हकीकत है क्या? ये मैं आप ही से जानना चाहूंगी। वो कहां जाना चाहते थे, कांग्रेस में, बीजेपी में? नहीं, जब तक के उनको तेलंगाना लेने का था उन्होंने हर दरवाजे को खटखटाया है। बीजेपी से भी उन्होंने डिमांड की कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी से भी उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए। तेलंगाना उनको लेना मकसद था असल में, और तेलंगाना के हासिल होने के लिए उन्होंने जो कोशिश की उसमें जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट सबसे फोर फ्रंट पर रहे, और उसके बाद एम्प्लॉइज भी आए और दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के भी लोग आए हैं। तो यहाँ पर यह है कि बाद में जब मजबूर हो गया, आप देखें कि जलाना शुरू होगा तेलंगाना में, आंध्रा के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था यहाँ पर। उस वक्त सोनिया गांधी ने कहा कि वी आर गोइंग टू डिक्लेयर सेपरेट स्टेट। अगर ये काम पहले कर देते 2002 में, 2004 में इलेक्शन से पहले, तो लाजमी चीज है कि क्रेडिट कांग्रेस को जा सकता था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो ये निकलता है, बैठे हैं, इसका मतलब बैठे हैं वो जी, इसका मतलब ये निकलता है कि केसीआर इतने बड़े राजनेता थे जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों को चकमा दे दिया। इससे तो ये मतलब नहीं, बड़े से ज्यादा वो रीजनल लीडर थे। मतलब आपको भी और आपको भी। देखिए साहब, वो एक और सोनिया गांधी को जरूर धोखा दिया, इसमें कोई दो राय आप नहीं बोल हो सकते हैं, धोखा दिया, कोई दो राय नहीं हो सकती। देखिए, केसीआर बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, राजनेता हैं, और उनको पता है कब कौन सा चाल चलना है। अभी भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी पब्लिक रैली में, मैं वो उस बात पे आपका अटेंशन में लेके आना चाहता हूँ
केसीआर साहब की मीटिंग हुई थी और ये बात हुई थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी विदाउट बेसिस नहीं बोलेंगे। अब वो नकारते हैं, वो मुकर गए हैं अपनी बात से। वो क्योंकि देखिए हर चीज वो बचाना चाहते हैं, क्योंकि 2014 के बाद एक परिवारवाद यहाँ एस्टैब्लिश हो गया। कहाँ है केडर, कहाँ है वो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? उनके वो आए हैं गवर्नमेंट में? नहीं। उनको जॉब्स मिला है? नहीं। ये सब परिवारवाद एक नींव बन चुकी है जो यहाँ से निकालना बाकी है। ओके, तो वो सर, ये इनका भी है। प्रश्न तो हम भाजपा से करते हैं कि जो है नौकरी कहाँ है, पैसे कहाँ हैं। नहीं, लेकिन परिवारवाद का आरोप बहुत बड़ा लग रहा है इस चुनाव में। आप पे है? यानी वो तो केसीआर पे भी बढ़ता है। हाँ, तो उन्होंने कांग्रेस केसीआर की बात की। सबसे ज्यादा नींव तो आपकी है परिवारवाद की। नहीं नहीं नहीं, ये वहां पर जो है आप केटीआर है, वहां पे हरीश राव हैं, वहां पे पीएल संतोष हैं, विनोद कुमार हैं, कविता हैं, पूरे एक ही पर, और ब्लड रिलेशंस हैं, भाई बहन, बेटा, मामू, भतीजा। नहीं, आपने दोनों को मिक्स कर दिया। आपने दोनों बीजेपी और बीआरएस को मिक्स कर दिया। आपने कविता बोला, बीएल संतोष बोला। बीएल संतोष यहाँ है, कविता वहां है। हाँ? केसीआर की लड़की का नाम है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, आपने बीआरएस और इनको मिक्स कर दिया दोनों को। तो आप कह रहे हैं कि इनमें भी परिवारवाद है। अरे मैं कितने आपको एग्जांपल्स दूं कि कितने राष्ट्रों में आज जो है राजनाथ सिंह के बेटे जो है क्या नहीं लड़ते हैं उत्तर प्रदेश। मेरा एक ही सवाल है कांग्रेस से, गांधी नाम हटा दीजिए, क्या आप जीत सकते हैं? अब यही बोल दीजिए। वो तो जनता तय करेगी। हाँ, वो जनता तय करी, तभी राहुल गांधी जी को वायनाड भागना पड़ा। देखिए, जवाब बड़े से बड़ा नेता भारत का अगर आप इतिहास ले लिए, मैं समझता हूं कि एक पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्राइम मिनिस्टर थे जो नहीं हारे इलेक्शन, वरना इंदिरा गांधी हारे, वाजपेयी तो 3 वक्त हारे, वीपी सिंह हारे। नहीं, उनका सवाल है कि गांधी सरनेम हटा दें अगर, तो क्या कांग्रेस का कुछ बचता है वजूद, और किसके नाम पर जाकर वोट मांगेगी कांग्रेस? काम के ऊपर, उनकी पॉलिसीज के ऊपर। मतलब गांधी सरनेम हटा सकती है कांग्रेस पार्टी? ये देखिए, कई लोगों का कहना है कि कर्नाटक में सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार के जो है नाम पर जीते। कई लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नाम पर लड़ा जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि राजस्थान का चुनाव गहलोत जी और पायलट जी के नाम के ऊपर लड़ा जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ का इलेक्शन बाघेल के नाम के ऊपर जो है लड़ा जा रहा है। आप लोग कोई डिनाई कर सकते हैं इसको? डिनाई कर सकते हैं तो मैं आपका जवाब देता हूं। ठीक है, जवाब दीजिए फिर उनके पास। देखिए, कांग्रेस जब बना था, सबको हिस्ट्री मालूम है, 1885 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बना था। एओ ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियस ह्यूम एंड एनी बिसेंट, अभी भी वही है। कौन है ऊपर? आप देखिए एक मिनट, उनके बिना डिसीजन नहीं होता, हर चीज हाईकमांड। नहीं, हाईकमान का होना तो हर पार्टी में जरूरी है। ये जब देखो, ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट के टेलीविजन मोदी जी के साथ चले जाता है तो जो है ये डिसीजन जो है केंद्र में। मैं राहुल गांधी जी के लेवल पर नहीं गिरना चाहता। बच्चे ले लेंगे। मैं राहुल गांधी जी का पॉलिटिक्स यहाँ करना नहीं चाहता। एक थोड़ी सभ्य पॉलिटिक्स करें। एक प्रधानमंत्री का दायित्व है। वो इसरो के, जब इसरो का चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तब भी वो ढांढस बढ़ाने गए थे। एक बड़े बुजुर्ग के नाते, एक प्राइम मिनिस्टर के नाते नहीं। अच्छा। और दूसरा, जब भी ओलंपिक्स में, जब भी हम हारे थे ओलंपिक्स में हॉकी में, तब भी उन्होंने फोन करके उनको मोटिवेट किया था। ये गलत है क्या? अगर आपको हर चीज में परिवार चालीसा करना है तो आपकी इच्छा। जावेद जी, एक मिनट, मैं इस बात पर तो मैं भी आपको कहूंगी कि जब खिलाड़ियों से बात होती है, क्या इससे पहले मनमोहन सिंह या किसी की ऐसी तस्वीर दिखती थी कि भारत की जीत पर वो जाकर के अपने घर पर बुला रहे हो? खिलाड़ी खुद कह रहे हो हमारे लिए इतना कुछ हुआ है, ये तो देश के प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, बुला के सम्मान करना बहुत अच्छी चीज है। हाँ। जैसा जो है इंडियन टीम को जो है मनमोहन सिंह जी ने करा, मगर जो है जब टीम हार गई है इतना अच्छा प्रदर्शन करके, तो उनके ड्रेसिंग रूम में गए तो क्या रेस्पॉन्स मिला? देखे ना आप, खिलाड़ियों ने क्या रेस्पॉन्स तो कांग्रेस पार्टी दे रही है, देश की जनता थोड़ी ना दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी दे रही है ना। क्लिप्स अभी मोबाइल में से निकाल के बताता हूं कि श्रेयस अय्यर क्या किए, केएल राहुल क्या किए, विराट कोहली क्या करे, रोहित शर्मा क्या करे। इट्स देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इतिहास, 3 दिन पहले की बात है। क्या किए? अरे हाथ मोड़ लिए उनके से। देखिए,
सर मतलब आप एक अलग तरीके से ये हम लोगों ने तो नहीं देखा, किसने देखा है, किसने देखा है ये वीडियो, कौन सा है ये कांग्रेस पार्टी का वीडियो? जी मैं बता दूं आपको खोलकर, क्योंकि हमने तो जो वीडियोस देखे हैं उसमें तो सब लोग प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका कोई नया वीडियो आया है तो अलग बात है। मैं आपको अभी निकाल कर बता जी ये वो सोशल मीडिया का कमाल है। वो देखिए सोशल मीडिया एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपको फिल्टर करके लेना अरे पड़ता है। अखबारों में अब कांग्रेस के ट्रोल्स क्या लिखेंगे, हमको उस पर स्टार्ट बिलीव करेंगे। अब आप पे आपको मुबारक। चलिए ठीक है, अब वापस आते हैं जरा घोषणा पत्र पर आते हैं, तेलंगाना पर आते हैं। दूसरी जो अहम बात दिख रही है वो ये है कि फ्री बीज को लेकर बात हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हमने अपना मुफ्तखोरी के खिलाफ घोषणा पत्र दिया है, हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते, जबकि कांग्रेस बीआरएस दोनों की तरफ से मुफ्त में क्या क्या मिलेगा, महिलाओं से लेकर गृह लक्ष्मी योजना, फिर सिलेंडर पर कोई 400 कोई 500 की बात कर रहा है। ये फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स है, क्या वही जनता के बीच में जाने का इरादा? समझेंगे ये सिर्फ कांग्रेस या बीआरएस का, ये नरेंद्र मोदी साहब सारे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन ये कहते हुए लड़े कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो फ्री देते हैं। ये फ्री भी नहीं है, 5 किलो का। राजस्थान में क्या मोदी जी नहीं बोले हम 400 रुपये में सिलेंडर देंगे? ये क्या कांग्रेस की इजाद है? ठीक है, जवाब दीजिए श्रीनिवास। देखिए, जब भी आप कुछ भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स निकालते हैं, आप अपना एक इकोनॉमिक इंडिकेटर देखते हैं, उसका जीएसडीपी हर स्टेट का कितना असर पड़ता है। अब तेलंगाना का जो है, हमारा जो इफ़ यू कंपेयर इनका फ्री बीज और हमारा फ्री बीज, हमारा मात्र 50 से 60 हज़ार करोड़ के बीच में है, इनका 2 लाख से ऊपर है इनका फ्री बीज। और इनका एक जीता दादा एग्जाम्पल कर्नाटका है जो बर्बाद हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पावर रेट्स इतने इंक्रीज हो गए हैं कि एक फार्मर तबाह हो गया, वो क्रोकोडाइल ला के छोड़ रहा है वो पावर स्टेशन में। दूसरा, वहां पे वो जो फ्री राइड जो स्टार्ट कर दिया है, उसके वजह से ट्रांसपोर्ट जो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इतना असर हुआ है कि आपके पास नहीं है। और दूसरा, वो खुद बोल रहे हैं हमारे पास अब ये फ्री बीज में करूं या डेवलपमेंट करूं, खुद ही डीके शिव कुमार जी का स्टेटमेंट है। हाँ, इस्लाम जी, मैं ये जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई या पंजाब में आई, तो ये फ्री बीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की तरफ से भी एक बात आई, रेवड़ी कल्चर उन्होंने कहा इसको। लेकिन जब बात आती है तो इसका जो प्रभाव है वो तो जो सरकार है और जो पैसा है जनता का उसी के ऊपर पड़ रहा है। तो एक तरीके से आपको लगता है कि क्योंकि बीआरएस ने भी बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं, इसका कितना असर दिखता है? अब देखिए, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब पॉपुलिस्ट स्कीम पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद वो उसको कितना इंप्लीमेंट करेंगे, उसको आगे का नहीं पीछे का हम देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसा कि जफर साहब ने कहा कि बीजेपी ने 2014 का जो इलेक्शन जीता लोकसभा का, उस वक्त क्या क्या कहा गया था, कितने नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, क्या गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। तो अब ये तो एक ट्रेंड बन गया है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो जो सो कुछ ऐसी स्कीम को ला देती है जिसके बुनियाद पर हमारा जो गरीब आदमी है जो गांव में रहता है वो जैसा भरोसा कर लेता है और उसके बाद वो जैसा इलेक्शन जीता है। अब आप तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, आप कहते हैं बीजेपी ने कोई फ्री बीज नहीं लाई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप यह बताइए कि इसके अंदर जो बात कही गई है कि कितने किस्म के जो फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर एवरीवन, तो इसको कहां से आप जनरेट करेंगे अमाउंट को? या इसी तरीके से आपने ये बात कही कि भाई 10 लाख न्यू जॉब्स फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, तो वुमेन को आप 10 लाख देने की बात कर रहे हैं, तो यंग जो जनरेशन है असल में मेल, उसको आप कहां पर अब्जॉर्ब करेंगे? तो फ्री बीज की जो पॉलिसीज है वो तो हर जगह। अब गैस सिलेंडर की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा कि साहब हम जो है ना 500 में देंगे, तो बीआरएस ने कह दिया कि हम 400 में देंगे उसको। गृह लक्ष्मी की पॉलिसी को आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि 2500 देंगे, इन्होंने कहा कि 3000 हम देंगे। आरटीसी बसेस का मामला है, विमेंस को जो है सो फ्री कर दिया जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि साहब कि आप ऐसी कोई चीज मत कहिए जो आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर दौर में इलेक्शन जब भी आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे वादे कर लिए जाते हैं कि जिसको पूरा करना रूलिंग गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं हो जाता है। फिर उसका जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि साहब फिर एक चांस हमको दीजिए, हम इसमें इसको पूरा करेंगे। जैसा पीआरएस की गवर्नमेंट है, अब पीआरएस की गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट का काम किया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर वो नहीं काम कर सके। हाँ। जैसा 2 बेडरूम देने की बात है, अभी भी जो है सो विलेजेस में नहीं मिला लोगों को। अभी ये कहा जा रहा है कि देयर इज नो गवर्नमेंट लैंड,
देयर इज़ नो एक्सेस लैंड नहीं है हमारे पास, अगर रहेंगे तो हम देंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक नई स्कीम ला दी कि भाई आपका ज़मीन है, हम पैसा आपको देंगे। तो यही 5 साल के बाद फिर ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप किस तरीके से जो वादे किए थे उसको कैसे पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पैसा आएगा कहां से? ये सवाल सबसे ये बड़ा सवाल है। तो जनता ये आम पूछेगी ना पब्लिक कि की जेब में से लेंगे आप। हिमाचल में यही हुआ, कर्नाटक जी। में यही हुआ, और अब जब 2 महीने 3 महीने बीत जाते हैं तो सच्चाई सामने आने लगती है। पैसा जनरेट होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, वो जो है जो पिछड़े वर्ग हैं, जो तरस रहे खाने के लिए, जो तरस रहे शिक्षा के लिए, जो तरस रहे स्वास्थ्य के लिए, तो ये सारे वर्गों को जो है, और जब 25 लाख या 10 लाख जो है हेल्थ के वास्ते बोलते हैं, तो 10 लाख देते नहीं, इंश्योरेंस खरीदते हैं उनके नाम पर। तो जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है, हम सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, तो जो है वो पॉसिबल है। तो मतलब ये मुफ्त बिजली हो, गैस सिलेंडर हो, 200 यूनिट, या फिर कि सरकारी नौकरी जो आपने वादा किया है 2 लाख, वो कैसे देंगे? उसकी कोई योजना बनाई है? हमारे कहने रोड मैप है क्या? कि हम कैसे जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा बताइए, यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाह रहे हैं कि कैसे नौकरी मिलेगी। एग्रीकल्चर को हम ल्यूक्रेटिव कैसा बनाएंगे। आप लोग ना भाजपा और बीआरएस दोनों मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते बोले, वो भी एक वादा था कि हम डबल कर देंगे एग्रीकल्चरर्स की इनकम, मोदी जी का वायदा था, बीआरएस का वायदा था। वो वायदा जो है बेचारे वो लोग मर गए, वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, मगर जो है ये वादे कहाँ है नहीं मालूम। वी ओनली हियर ये अबाउट वादों के का पिटारा जो है ये कहाँ से आता है? इन्होंने जो बोला अभी, ये हेल्थ कहाँ से आएगा, ये आएगा। एक्चुअली राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपना कांग्रेस की जो विफलता है 1947 से, पूरा उसका कच्चा चिट्ठा खोल के अभी बता रहे कि हम देंगे। देखिए, अगर कांग्रेस अगर उस टाइम पे काम करती, अगर कुछ फाउंडेशन डालती, आज वो नौबत नहीं आती। आज हमने ये इकोनॉमी नंबर 5 जो हुआ है 10 साल में, वो एक रिकॉर्ड है, वो उससे हम नकार नहीं सकते। और हम ये नंबर 5 से नंबर 3 जाएंगे जल्दी। अभी 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी का बना है, वो लाइव डेटा आ रहा था, मगर कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं है। वहां से जयराम रमेश जी ट्वीट करते हैं ऑल फॉल्स, ऑल फेक। मतलब कि जयराम रमेश जी जो बोलते हैं वही सत्य है और वेद है, हम जो बोल रहे हैं वो गलत है। वह सवाल यहाँ पर यही है, देखिए जावेद जी, क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार डिस्कशन चल रहा है। 60 साल तक जिसकी सरकार रही वो थी कांग्रेस पार्टी, यूपीए। तो अगर आप गरीबों को पैसा देना, मतलब पैसा नहीं, सामान देना, राशन देना, उसकी नौबत अब तक क्यों आ रही है? देश अभी तक 60 साल में ऐसा क्यों नहीं बन पाया, और उसके लिए कौन जिम्मेवार रहा? फिर ये सवाल भी तो पूछा जाता है। आप 1947 में जब इंडिपेंडेंट इंडिया इनहेरिट करे, उस वक्त हमारे पास कौन से स्कूल थे? उस वक्त हमारे कने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था? कितने रोड थे? कितने पोर्ट सर थे? 47 से अब तो इतने साल हो गए ना, 70 साल के बाद की बात बताइए ना, आज के भारत की। जी हाँ, वही तो कह देखिए, रहा हूं। जब से तब क्या था, नहीं था, अब क्या है? जब उस से पर बात मुल्क करते हैं। आजाद हुआ उसके साथ करप्शन आ गया है, और करप्शन आने की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो सका। आपके लीडर राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम गवर्नमेंट 100 रुपए देती है तो वो 10 रुपए जाकर मिलते हैं आदमी को, 90 रुपीज बीच का लोग जो है वो खा जाते हैं उसको। तो जब इसी तक बात के को हम समझते जो हुए करप्शन हमने क्या करा, डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट अकाउंट होल्डर के नाम के ऊपर पैसे दे रहे हैं। ये हमारा डायरेक्ट था, पैसा तो इनके, ये हमारा, ये डायरेक्ट ट्रांसफर तो यहाँ से हो रहा है। 4 में जो है अरे ना, सर, ये हमारी उनकी शादी, अब उनकी यही उनकी करके सरकार चल रही है अपनी अगर चौदह से। कोई पार्टी अच्छा काम चौदह करती है तो से लेने में क्या इनकी गलत सरकार बात है? मनरेगा जब ये शुरू देखिए, किया गया था, ये देखिए हमारी जब गलत डायरेक्ट बता रहे हैं। ट्रांसफर तो यहाँ से अच्छा चल रहा है। मनरेगा सोनिया गांधी का प्रोग्राम है, राइट टू फूड, राइट टू जॉब्स। खाते में डायरेक्ट पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन सी सरकार ने किया, ये मैं जानता हूं। जनधन अकाउंट किसने किया? जनधन अकाउंट किसने किया, ये बताइए। नहीं, ये 15 लाख कहाँ गए फिर? अकाउंट खुला है, आप पैसे हम डाले। नहीं, 15 लाख कहाँ गए? अगर आना है तो आपने कैसे पैसे डाले? सरकार तो इनकी चल रही है। 2004 की बात कर रहा हूँ। मनरेगा जब शुरू करा तो हमने जो है ये अकाउंट्स का प्रचार करा, और वी एंश्योर्ड के एवरी सिटीजन। प्रचार ही किया, खोला दी, खोला हमने 2014 में आके। क्या खोला आपने? जनधन अकाउंट। जनधन अरे अकाउंट आप एक नाम दे दिए होंगे, आप नाम दे के कुछ भी जो है स्कीम का मुहिम नाम चला बदल सकते दिए, हैं आप। स्कीम का नाम बदल दिए बस। आप नाम बदल के जो है आपकी कौन सी स्कीम थी जिसका इन्होंने नाम बदला? आपकी कौन सी स्कीम थी जनधन को लेकर? मैंने कहा मनरेगा
मनरेगा जो हमारी स्कीम थी, जनधन को लेकर के स्कीम आपकी कौन सी थी जिसका इन्होंने नाम बदला है? बोलिए। मुझे याद नहीं है। ओके, ठीक है, मतलब उनका कहना है कि इसका भी क्रेडिट आपने लिया है, आपकी सरकार आने के बाद इसका भी आपने ही क्रेडिट। नहीं, यह तो बीजेपी जो है ना बहुत सी चीजों को लेती है। वुमेन रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं। हाँ, विमेन रिजर्वेशन का तो मामला कांग्रेस लाई थी पहले भी, लाई थी। और नहीं, देखिए आप लोकल लाई बॉडीज थी, बहुत बॉडीज के अंदर राजीव गांधी ने उसको इंप्लीमेंट किया है बाकायदा। और उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन की जो बात आई थी कि फ्रॉम द डे वन कांग्रेस उसको सपोर्ट कर दी। अब जिस वक्त आप लाए उस बिल को पार्लियामेंट में, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था, और सर, कह रहे हैं कि आप 2029 में आप implement होगा। कोई चीज को जो है सो ला इस देना पर- है। इस पर- अब- इस पर- अगर इस पर- implement इस होगा पर एक जब- जवाब आता है। ये जो आपने बात बोली इस नहीं। पर प्रधानमंत्री का एक जवाब आता है। नहीं, जवाब वो क्या है? कहते हैं कि मैं जिस चीज की नींव रखता हूँ हाँ, उसका शिलान्यास भी मैं करता हूं। तो महिला आरक्षण की नींव अगर इन्होंने रखी तो शिलान्यास क्यों नहीं कर पाए? आप जो शिलान्यास करते हैं उससे कंट्री का क्या हो रहा है ये देखिए आप। डेमोक्रेसी को अभी कितने महिला जैसे आरक्षण पर आपने चैलेंजेस कहा आ गए है, उसकी- हैं। उसकी नहीं, बात आप अगर करें। शिलान्यास की बात कर रहे हैं, जब हम पेश करें बिल पार्लियामेंट में, कई सोशलिस्ट पार्टी सपोर्ट करने राजी नहीं थे। ऑन रिकॉर्ड आरजेडी सपोर्ट नहीं करते बोला था, ऑन रिकॉर्ड समाजवादी सपोर्ट नहीं करते बोल रहे थे, और जो है भाजपा तो जो है हर वक्त जो है महिला का जो विरोध करते गए। क्या देखिए, इनका ये जिनका नाम लिए उनका इंडिया अलायंस है। अच्छा सर, महिलाओं पर बात करते हैं। जी। महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें घोषणा पत्र में की गई हैं। मैं जानना चाहती हूँ, पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, कितने टिकट इस बार महिलाओं को दिए आपने? कहाँ पर? यहाँ पर तेलंगाना में। हाँ, 15। हमारा ऑलमोस्ट 25 to 30% है। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। बीआरएस ने कितना दिया इस बार? बेचारे नहीं, आप उनको बीआरएस मेरा नहीं, BRS ने कितना दिया है वो पूछना चाह रही हूँ देखिए कि मेरा कितना इसके दिया? अंदर कंक्लूजन ये है कि किसी पार्टी ने पॉपुलेशन बेस पे ना वुमेन को दिया है ना माइनॉरिटीज को दिया है। नो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज भी नहीं देते हैं, बीआरएस का ट्रैक रिकॉर्ड और जितना पॉपुलेशन है पूरा women टर्म का, खत्म करे वो लोग 2014 से विदाउट ए वुमेन मिनिस्टर, दे हैड नो मिनिस्टर, वुमेन मिनिस्टर। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था जावेद they जी। don't मैं have आप ही- minority minister also, ओके, ओके। non-Muslim थे वो भी। मैं ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि क्यों नहीं इस पर राजनीति खत्म की जाए और अपनी अपनी पार्टियों में, अब जो इलेक्शन है इसी में 33% कर दिया जाता तो क्या दिक्कत थी? कांग्रेस पहले करती, बीजेपी भी करती, तमाम पार्टियां, अगर इसी चुनाव से शुरुआत होती। जी, मेरा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे नहीं आपका प्रश्न समझा नहीं। 33% reservation। आरक्षण जो आपने कहा कि हमने 15-16 टिकट दिए हैं, इस बार ही अगर 33% आप अपनी पार्टी में ही कर देते तो तेलंगाना में महिलाओं को लेकर के बात होती ना। धीरे धीरे करना पड़ेगा, एक साथ पूरा यानी करना जरा मुश्किल रहता है, ओके, क्योंकि हर पार्टी कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट को देखते हैं। वही पॉइंट आ जाता है फिर, विनेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या राजनीति, यही तो बात है फिर। विनेबिलिटी भी देखते हैं, और वुमेन अगर आगे इनकेपेबल है वो, तो उनके जो हस्बैंड है या उनके भाई है वो जो है सो Local body में तो होता है ये। डिफैक्टो एमएलए बन जाते हैं। सर लेकिन वो भी पुरानी बात है, अब महिलाएं काफी आगे बढ़ चुकी अब हैं। देखिए, कांग्रेस से मेरा एक ही सवाल है, हाँ, आपके एमएलए आपके साथ रहेंगे या नहीं, अच्छा, पिछली बार की तरह? अगर आप जो है कहा जा रहा है कि जो खैर बीजेपी तेलंगाना में शायद 4 से ज्यादा नहीं जाएगी, अरे मगर हमारी छोड़िए, आपके एमएलए की बात करिए, आपके रहेंगे या कोई बीआरएस हो जाएंगे? वो उसी बात पे आ रहा हूँ। कोई जो है हमारा एमएलए छोड़कर भाजपा नहीं गया, बीआरएस में गया, क्योंकि गया नहीं, उसको खरीदा गया। ये लोग यानी आप जावेद जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक जरा क्यों कहने बिकते दीजिए, हैं? आप तेलंगाना की ये बात क्यों बिकते हैं सब जगह कांग्रेस के जरा विधायक? मुझे कहने दीजिए। हिमाचल में भी बिक जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी बिक जाते हैं, नहीं, आपके मध्य विधायक प्रदेश में बिक गए। इतने ज्यादा क्यों बिकते मध्य हैं? प्रदेश में आप बड़ा सूटकेस लेके जाके खरीदे, दे। कर्नाटक में गए खरीदे, मणिपुर गए खरीदे, गोवा गए खरीदे। अरे आप अपने बलबूते पे जीत के बताओ। अरे सामने खड़ा है, वो तोड़ने को तैयार है पार्टी, हम क्या करें? हम क्या करें? आपके आप BRS कहने में क्यों काला गए? धन, काला आप सबसे धन पहले भरा ये हुआ है। बताइए, तेलंगाना का काला मुद्दा धन है, आप कहने भरा हुआ है। आपके एमएलए आपके साथ रहेंगे कि नहीं? बराबर रहेंगे। महाराष्ट्र में ठीक गवर्नमेंट है। तोड़ने के लिए गवर्नर को रात भर जागना पड़ा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद उन्होंने मैं सॉरी जनता के साइन कर पास दिया जाऊं। उसके अंदर। मैं जनता के मतलब हमारे साथ ऑडियंस है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए गोवा में बड़ा अच्छा काम किया कांग्रेस ने, शपथ दिलवाई थी, उसके बावजूद भी शपथ देने के बाद भी विधायक चले गए। यहाँ तेलंगाना में भी आपने कुछ ऐसा किया है कि शपथ दिलवाएं कि बाद में भी हमारे साथ ही बनी रहेगी विधायक? मुझे पूरी तौर से विश्वास है
कि इस बार जो है जाने का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। ओके, तो कांग्रेस यानी रूलिंग पार्टी छोड़ के विपक्ष में कौन जाएगा? तो जब सरकार हमारी बनेगी, के हसीन सपने। नहीं तो आप भी तो देख रहे हैं सपने नंबर 1 पे आने। देखिए, हम रियलिटी में हम लड़ रहे हैं, एक अच्छा पोजीशन में आने के लड़ रहे हैं। अच्छा पोजीशन मतलब सरकार बनने लायक सरकार हम स्थिति। कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हम बनाएंगे। हम कॉन्फिडेंट बनाएंगे। आपके जुमले से यह साबित हो गया क्योंकि जब आपकी सरकार बनेगी नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, जुमला बोला ही तो नहीं। ये बीआरएस, अगर मन में आप कुछ भी सोचे, वो बीआरएस, नहीं है। बीजेपी, एमआईएम का जो है नेक्सस जो है आपने देखिए, कबूल कर लिया यहाँ। नहीं, देखिए, वैसे इनकी कई सारी डिबेट्स मैंने देखी, ये बहुत अच्छी शेरो शायरी और गानों से ना एकदम कांग्रेस पार्टी को लपेट लेते हैं। तो आज पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा कुछ जुमला जिसकी बात आप कर रहे हैं ऐसा कुछ दिया नहीं अभी तक देखिए, यहाँ पर डिबेट। कम है जरा। लेकिन जुमले की बात नहीं, एक मुहावरा है हिंदी में, नाच ना ज्यादा आंगन टेढ़ा। जब अब खुद की पार्टी में पता नहीं कैसे एमएलए रहेंगे, वो दूसरों पे दोष दे रहे हैं। जी, दूसरे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उन्होंने ये कहावत दी है अभी। जी नहीं, अब सरकार हमारी बनने वाली ठीक है है। तो नाच का तो नाच का सवाल ही नहीं है। जी। चलिए, कोई सवाल यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से? सो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब सेंसस बेस्ड सेंसस और कास्ट बेस्ड सेंसस हम करते नहीं, और जब मुस्लिम रिजर्वेशन वोट को निकालना चाहते हैं और मुस्लिम रिजर्वेशन को निकालना चाहते हैं, बीसीसीएम को बनाने का कोशिश क्या है? व्हाट इज द थियरी बिहाइंड दिस? स्पेशली आई एम टॉकिंग टू बीजेपी। ओके, तो इसको समझाने की कोशिश करिए। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। मतलब ये जाति का कार्ड क्यों खेला जा रहा है? जाति का कार्ड नहीं है ये। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग, देखिए मेकअप ऑफ तेलंगाना 50% से ज्यादा बीसी, एससी, एसटी का पॉपुलेशन है। उनको उनका हक मिलना चाहिए। कब तक उनको वंचित रखेंगे आप? मैं एज अ पर्सनली, एज अ इंडियन मैं बोलना चाहता हूँ, आप देखिए वो कॉम्पोजिशन और कैंडिडेट हमने दिए, मुदिराज, एससी, एसटी सबको दिए हमने। ये हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस निकालना चाहते हैं ना? कास्ट बेस्ड वो कह सेंसस रहे हैं कि को राहुल गांधी भी कह रहे हैं कास्ट बेस्ड सेंसस होना कास्ट बेस्ड चाहिए, तो सेंसस फिर तो उससे होना क्यों ही घबरा रहे मैं हैं? आपको बताता हूँ, 2011 में हमारे कांग्रेस ने कास्ट बेस्ड सेंसस किया था, चिदम्बरम अपोज्ड इट। आप देखिए, वो जब खड़गे जी से पूछा गया, वो तो ऐसे सुन हो गए जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कांग्रेस क्यों नहीं निकाली उस टाइम पे? आई वुड लाइक टू आंसर। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस की भाषा कह रहे हैं। ये हमारा स्लोगन है कि जितनी संख्या उतनी भागीदारी, ये हम कह रहे हैं। जो आप अभी स्वीकार किए वो हमारा स्लोगन है, और हम ये चाहते हैं कि जो है आपका न केंद्र करा ना कोई एक स्टेट करा, एक्सेप्ट कि ओबीसी सेंसस कराइए बोलकर, कास्ट सेंसस कराइए। आपने निकाला नहीं। अब मैं ये बोल रहा हूं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये आपका है। आपने किया क्यों नहीं? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं निकाला इस बाहर? मुद्दे पर बीआरएस का क्या? क्योंकि एक तरफ दलित कार्ड, एक नहीं, तरफ BRS वाला का मत कार्ड, बोलिए आप। बीआरएस। नहीं, आप एनालिसिस नहीं, एनालिसिस में कर रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन है, हाँ। ये बीजेपी ने गलत इंटरप्रेट किया है, और आपने भी कहा है इसमें, आपका जो उसमें लिख रहा है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वी विल रिव्यू अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन। वो तो मैंने तो नो, फर्स्ट क्लेरिफिकेशन, ये रिजर्वेशन जो है ना रिलीजन के बेस पे नहीं दिया गया। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ऑफ द माइनॉरिटीज। ये बात क्लियर होना चाहिए। आप मालूम है कि 60 इयर्स में माइनॉरिटी को जो एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलना चाहिए था, एजुकेशन में जो उनको फैसिलिटीज मिलना नहीं था, मिलना। यू रीड दी सचर कमेटी रिपोर्ट विच इज फाउंडेड बाय मनमोहन सिंह साहब, तो उसके अंदर कहा गया कि इन एवरी 50 पोस्ट ग्रेजुएट्स ओनली वन मुस्लिम इज पोस्ट ग्रेजुएट, एंड इन 25 ग्रेजुएट्स ओनली वन इज। सो दिस रिजर्वेशन इज हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सपोर्ट एनी बेसिस ऑन। मुझे बार-बार ना बीआरएस की बात आपसे, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, आपसे पूछनी पड़ रही है, क्योंकि मैं जरा दर्शकों को और जो हमारे यहाँ ऑडियंस है उनको ये बात बता नहीं, मगर उस लोगों को ये नहीं जरा कि आई एम फ्रॉम बीआरएस, आई एम नॉट फ्रॉम बीआरएस। मैं वही बता रही हूं कि हमने यहाँ की रूलिंग पार्टी बीआरएस को इस पैनल में अपनी बात रखने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उनकी तरफ से नहीं कोई भी आया है यहाँ पर। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि सभी को हम यहाँ पर सबकी आवाज को सुनाएं और जो जनता की बात है वो सब लोग सामने रखें, लेकिन अब उनकी तरफ से क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं है और उन्होंने आने से यहाँ मना कर दिया, तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि बीआरएस
के बारे में जो बातें हैं उसके बारे में आप एनालिसिस करें। जाहिर तौर पर आपका बीआरएस से कोई मतलब नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, आप सिर्फ उसका एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए जी, मैं बिल्कुल अनबैस्ड हमें अच्छा लगता बीआरएस भी हाँ आती तो, लेकिन वो नहीं आए। बिल्कुल आई विल नॉट टेल एनीथिंग ऑन बेस्ड। टीआरएस का जो ये है 2014 में और फर्स्ट टर्म में आपने देखा कि हैदराबाद वाज नोन एज ए कर्फ्यू सिटी। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे पर मुस्कान है जबकि विरोध में है, लेकिन इसी तरह से लोकतंत्र की खूबी है कि अपना अपना पक्ष रखें लेकिन सब लोग एक तरह से साथ में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डीडी डायलॉग में हमारे साथ जुड़े।